चलिए हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का डिस्कशन कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के अतिरिक्त पृथ्वी पर बायोलॉजिकल सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट माइक्रोब्स है। क्या आपको याद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस किंगडम के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इनमें से किस में केवल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं? जी हाँ, केवल मोनेरा और प्रोटिस्टा में केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बताइए माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, माइक्रोब्स प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। सॉइल, वाटर, एयर, हमारे बॉडी के अंदर तथा अन्य एनिमल्स तथा प्लांट में पाए जाते हैं। माइक्रोब्स उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ किसी भी प्रकार की लाइफ संभव नहीं है, जैसे गीजर्स। गीजर्स के अंदर गहराई तक यानी कि थर्मल वेंट्स, जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जितना हाई होता है, सॉइल में गहराई तक कई मीटर से थिक स्नो की लेयर के नीचे तथा हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट जैसे पैलेसेस पर भी पाए जाते हैं। माइक्रोब्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जी हाँ, माइक्रोब्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायोन्स। जी हाँ, माइक्रोब्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायोन्स। जी हाँ, माइक्रोब्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायोन्स। बताइए कौन सा माइक्रोब्स प्रोटीन युक्त इन्फेक्टियस एजेंट है? जी हाँ, प्रायोन्स प्रोटीन युक्त इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं। कुछ माइक्रोब्स को फिगर 10.1 तथा 10.2 में दिखाया गया है। फिगर 10.1 बैक्टीरिया ए रॉड शेप्ड मैग्नीफाइड 1500x। क्या आपके माइंड में आ रहा है? बी स्फेरिकल शेप्ड मैग्नीफाइड 1500x। बैक्टीरिया क्या आपके माइंड में आ रहा है? और सी ई रॉड शेप्ड बैक्टीरियम स्विंग फ्लैजेला मैग्नीफाइड 50,000x। बताइए क्या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया स्विंग फ्लैजेला जो कि मैग्नीफाइड है 50,000x में, क्या फ्लैजेला की लेबलिंग दिख रही है? रॉड शेप्ड बैक्टीरियम की। बताइए क्या बैक्टीरियोफेग एडिनोवायरस रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि टीएमवी वायरसेस हैं? जी हाँ, बैक्टीरियोफेग एडिनोवायरस टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि रॉड शेप्ड होता है, यह वायरसेस हैं। चलिए ये बैक्टीरियोफेग जो कि 1 लाख से 1.5 लाख एक्स तक मैग्नीफाइड है, उसको अपने नोटबुक में 30 बार बनाइए। क्या आपको बैक्टीरियोफेग में हेड की लेबलिंग दिख रही है?
कॉलर की, टेल की, प्लेट की, पिंच, प्रॉन्ग्स की, फिर से हेड की, कॉलर की, टेल की, प्लेट की, पिंस, प्रॉन्ग्स, फिर से हेड की, कॉलर की, टेल की, प्लेट की, पिंस, प्रॉन्ग्स। बताइए एडिनो वायरस क्या करता है? साथ ही इसका फिगर अपने माइंड में देखिए। जी हाँ, एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करता है। जी हाँ, एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करता है। जी हाँ, एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करता है। क्या आपके माइंड में टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि टीएमवी की फिगर आ रही है? क्या टीएमवी कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरसेस होते हैं? जी हाँ, टीएमवी कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरसेस होते हैं। जी हाँ, टीएमवी कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरसेस होते हैं। जी हाँ, टीएमवी कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरसेस होते हैं। 2 माइक्रोब्स का नाम बताइए जिसे न्यूट्रिटिव मीडियम पर उगाया जा सकता है और जिसे नेक्ड आई द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रोब्स बैक्टीरिया तथा कई फंजाई की कॉलोनी बनाने के लिए न्यूट्रिटिव मीडियम पर उगाया जा सकता है जिसे नेक्ड आइज द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रोब्स बैक्टीरिया तथा कई फंजाई की कॉलोनी बनाने के लिए न्यूट्रिटिव मीडियम पर उगाया जा सकता है जिसे नेक्ड आइज द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रोब्स बैक्टीरिया तथा कई फंजाई की कॉलोनी बनाने के लिए न्यूट्रिटिव मीडियम पर उगाया जा सकता है जिसे नेक्ड आइज द्वारा देखा जा सकता है। ऐसे कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टडी के समय काफ़ी लाभदायक होते हैं। फिगर 10.3 ए में कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश को दिखाया गया। बी फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश को दिखाया गया है। चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स मनुष्य में बहुत सी डिजीज कॉज करते हैं। ये एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, परंतु इससे आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं। जी हाँ, इससे आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं। बहुत से माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए कई प्रकार से यूज़फुल होते हैं। 10.1 माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को रिवाइज करके बताइए इसमें क्या-क्या दिया गया है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम माइक्रोब्स या उनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल मिल्क का कर्ड में बदलना है। LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसे कहते हैं और ये क्या करता है? जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं तथा उसे कॉड में कन्वर्ट कर देते हैं। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि LAB कहते हैं,
मिल्क में ग्रो करते हैं तथा उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। बताइए क्या ग्रोथ के समय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं? जी हाँ, ग्रोथ के समय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। कर्ड की थोड़ी मात्रा इनोकुलम या स्टार्टर के रूप में फ्रेश मिल्क में मिलाई जाती है, जिसमें लाखों LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो सुटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके फलस्वरूप मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बताइए यह LAB किस विटामिन को इंक्रीज कर देता है और क्या यह न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा देता है? जी हाँ, कर्ड की थोड़ी मात्रा इनोकुलम या स्टार्टर के रूप में फ्रेश मिल्क में मिलाई जाती है, जिसमें लाखों LAB होते हैं जो सूटेबल टेम्परेचर्स पर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके फलस्वरूप मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यह विटामिन B12 को इंक्रीज कर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देता है। जी हाँ, यह विटामिन B12 को इंक्रीज कर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा देता है। बताइए क्या हमारे स्टोमक में भी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को रोकने के लिए LAB क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी हाँ, हमारे स्टोमक में डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को रोकने में LAB एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, हमारे स्टोमक में डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को रोकने में LAB एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, हमारे स्टोमक में डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को रोकने में LAB एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉग, जिसे हम इडली और डोसा जैसे फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्या उसका फर्मेंटेशन बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? साथ में यह भी बताइए कि आटे का पफी अपीयरेंस किस गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है? जी हाँ, डॉग, जिसे हम इडली और डोसा जैसे फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका फर्मेंटेशन बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। आटे का पफी अपीयरेंस CO2 गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है। जी हाँ, आटे का पफी अपीयरेंस जी हाँ, आटे का पफी अपीयरेंस CO2 गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है। क्या आप बता सकते हैं कि किस मेटाबॉलिक पाथवे में CO2 का फॉर्मेशन होता है? आप क्या सोचते हो कि फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आए होंगे? ब्रेड बनाने वाले डॉग का फर्मेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, ब्रेड बनाने वाले डॉग का फर्मेंटेशन बेकर्स यीस्ट यानी कि सेक्रोमाइसीज सेरिवेसियाई द्वारा किया जाता है। जी हाँ, ब्रेड बनाने वाले डॉग का फर्मेंटेशन बेकर्स यीस्ट यानी कि सेक्रोमाइसीज सेरिवेसियाई द्वारा किया जाता है। जी हाँ, ब्रेड बनाने वाले डॉग का फर्मेंटेशन बेकर्स यीस्ट यानी कि सेक्रोमाइसीज सेरिवेसियाई द्वारा किया जाता है। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स का फर्मेंटेशन भी माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है। साउथर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक टूडी जिसे साउथर्न इंडिया के कुछ पार्ट में ट्रेडिशनल ड्रिंक टूडी को पाम के शेप फर्मेंट करके बनाया जाता है। बताइए ट्रेडिशनल ड्रिंक टूडी इंडिया के किस पार्ट में और किसको फर्मेंट करके बनाया जाता है?
जी हाँ, साउथर्न इंडिया के कुछ पार्ट में ट्रेडिशनल ड्रिंक टूडी पाम के सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है। जी हाँ, साउथर्न इंडिया के कुछ पार्ट में ट्रेडिशनल ड्रिंक टूडी पाम के सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है। जी हाँ, साउथर्न इंडिया के कुछ पार्ट में ट्रेडिशनल ड्रिंक टूडी पाम के सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है। बताइए क्या फूड तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का प्रयोग फिश, सोयाबीन तथा बैम्बू शूट्स आदि के फर्मेंटेशन में भी किया जाता है? जी हाँ, फूड तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का प्रयोग फिश, सोयाबीन तथा बम्बू शूट्स आदि के फर्मेंटेशन में भी किया जाता है। जी हाँ, फूड तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का प्रयोग फिश, सोयाबीन तथा बम्बू शूट्स आदि के फर्मेंटेशन में भी किया जाता है। जी हाँ, फूड तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का प्रयोग फिश, सोयाबीन तथा बम्बू शूट्स आदि के फर्मेंटेशन में भी किया जाता है। चीज़ एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। चीज़ की विभिन्न वैरायटी अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट जैसे कैरेक्टर से पहचानी जाती है। इनमें ये विशेषताएं इसमें यूज्ड किसके द्वारा आती है? जी हाँ, चीज़ एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। चीज़ की विभिन्न वैराइटीज़ अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट जैसे कैरेक्टर से पहचाने जाते हैं। इनमें ये विशेषताएं इसमें यूज्ड माइक्रोब्स से आती है। जी हाँ, चीज़ एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। चीज़ की विभिन्न वैराइटीज़ अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट जैसे कैरेक्टर से पहचाने जाते हैं। इनमें ये विशेषताएं इसमें यूज्ड माइक्रोब्स से आती है। जी हाँ, चीज़ एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। चीज़ की विभिन्न वैराइटीज़ अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट जैसे कैरेक्टर से पहचाने जाते हैं। इनमें ये विशेषताएं इसमें यूज्ड माइक्रोब्स से आती है। एग्जाम्पल के लिए बताइए कि स्विस चीज़ में पाए जाने वाले लार्ज होल किस बैक्टीरिया द्वारा किसको प्रोड्यूस करने के कारण बन जाता है? जी हाँ, स्विस चीज़ में पाए जाने वाले लार्ज होल्स प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शेरमानी नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस CO2 के कारण होते हैं। जी हाँ, स्विस चीज़ में पाए जाने वाले लार्ज होल्स प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शेरमानी नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस CO2 के कारण होते हैं। जी हाँ, स्विस चीज़ में पाए जाने वाले लार्ज होल्स प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शेरमानी नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस CO2 के कारण होते हैं। बताइए रेकफोर्ट चीज़ को किसकी ग्रोथ द्वारा राइपन्ड किया जाता है जो उन्हें पार्टिकुलर फ्लेवर देता है? जी हाँ, रेकफोर्ट चीज़ को स्पेसिफिक फंजाई की ग्रोथ द्वारा राइपन्ड किया जाता है जो उन्हें पार्टिकुलर फ्लेवर देता है। जी हाँ, रेकफोर्ट चीज़ को स्पेसिफिक फंजाई की ग्रोथ द्वारा राइपन्ड किया जाता है जो उन्हें पार्टिकुलर फ्लेवर देता है। जी हाँ, रेकफोर्ट चीज़ को स्पेसिफिक फंजाई की ग्रोथ द्वारा राइपन्ड किया जाता है जो उन्हें पार्टिकुलर फ्लेवर देता है। रिवाइज कीजिए 10.2 माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को और इसमें जो कुछ भी दिया गया है उससे बताइए। इंडस्ट्रीज में भी
माइक्रोब्स का यूज बहुत से प्रोडक्ट की सिंथेसिस में किया जाता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए वैल्यूएबल है। बिवीरेजेस और एंटीबायोटिक्स, क्या इसके कुछ एग्जाम्पल हैं? और साथ ही यह भी बताइए कि फर्मेंटर्स किसको कहते हैं? जी हाँ, इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स का यूज बहुत से प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस में किया जाता है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए वैल्यूएबल है। बीवीरेजेस और एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन के लिए बड़े वेसल्स की आवश्यकता होती है जिसे फर्मेंटर्स कहते हैं। जी हाँ, इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स का यूज बहुत से प्रोडक्ट की सिंथेसिस में किया जाता है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए वैल्यूएबल है। बिवेरेजेस और एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन के बड़े वेसल्स की आवश्यकता होती है जिसे फर्मेंटर्स कहते हैं। बताइए क्या फिगर 10.4 में फर्मेंटर्स की फिगर दिख रही है? 10.2.1 फर्मेंटेड बिवेरेजेस को रिवाइज करके बताइए इसमें क्या क्या बताया गया है। क्या प्राचीन काल से ही माइक्रोब्स सामान्यतः ईस्ट का प्रयोग वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे बिवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ के प्रोडक्शन में किया जा रहा है? इस पर्पस के लिए क्या सेम ईस्ट यानी कि सिक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होती है का उपयोग किया जाता है जिसे कॉमनली ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं? जी हाँ, प्राचीन काल से ही माइक्रोब्स सामान्यतः ईस्ट का प्रयोग वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसी बिवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ के प्रोडक्शन में किया जा रहा है। इस पर्पस के लिए सेम ईस्ट यानी कि सेक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होती है का उपयोग किया जाता है जिसे कॉमनली ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। जी हाँ, प्राचीन काल से ही माइक्रोब्स सामान्यतः से ईस्ट का प्रयोग वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे बिवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ के प्रोडक्शन में किया जा रहा है। इस पर्पस के लिए सेम ईस्ट यानी कि सिक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होती है का उपयोग किया जाता है तथा इसे कॉमनली ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए इनका प्रयोग माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस के फर्मेंटेशन में किया जाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, प्राचीन काल से ही माइक्रोब्स सामान्यतः से ईस्ट का प्रयोग वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे बिवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ के प्रोडक्शन में किया जा रहा है। इस पर्पस के लिए सेम ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होती है का उपयोग किया जाता है तथा इसे कॉमनली ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए इनका प्रयोग माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस के फर्मेंटेशन में किया जाता है। क्या आपको वो मेटाबॉलिक रिएक्शन याद है जिसमें ईस्ट द्वारा इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है? बताइए क्या डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हम प्राप्त करते हैं वो फर्मेंटेशन में यूज रॉ मटेरियल के टाइप तथा प्रोसेसिंग पर डिपेंड करता है? जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हम प्राप्त करते हैं वह फर्मेंटेशन में यूज रॉ मटेरियल के टाइप्स तथा प्रोसेसिंग यानी कि विद डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन पर डिपेंड करती है। जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हम प्राप्त करते हैं वह फर्मेंटेशन में यूज रॉ मटेरियल के टाइप्स तथा प्रोसेसिंग यानी कि विद डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन पर डिपेंड करती है। जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हम प्राप्त करते हैं
वह फर्मेंटेशन में यूज रॉ मटेरियल के टाइप्स तथा प्रोसेसिंग यानी कि विद डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन पर डिपेंड करती है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में उन दो अल्कोहलिक ड्रिंक्स का नाम बताइए जिनका प्रोडक्शन डिस्टिलेशन के बिना होता है। जी हाँ, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस्ड होती है। जी हाँ, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस्ड होती है। जी हाँ, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस्ड होती है। डिस्टिलेशन द्वारा प्रोड्यूस्ड 3 अल्कोहलिक ड्रिंक्स के एग्ज़ाम्पल बताइए? जी हाँ, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती है, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी और रम फर्मेंटेड ब्रूथ के डिस्टिलेशन द्वारा प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती है, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी और रम फर्मेंटेड ब्रोथ के डिस्टिलेशन द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है। जी हाँ, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती है, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी और रम फर्मेंटेड ब्रूथ के डिस्टिलेशन द्वारा प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती है, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी और रम फर्मेंटेड ब्रोथ के डिस्टिलेशन द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है। फर्मेंटेशन प्लांट्स का फोटोग्राफ फिगर में दिखाया गया है। फर्मेंटेशन प्लांट का फिगर देख लीजिए और रिवाइज कीजिए 10.2.2 एंटीबायोटिक्स को। और एंटीबायोटिक्स में जो कुछ भी बताया गया है उससे बताइए? माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक्स को क्या 20th सेंचुरीज की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी तथा मानव समाज के कल्याण के लिए महान उपलब्धि माना जाता है? जी हाँ, माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक्स को 20th सेंचुरीज की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी तथा मानव समाज के कल्याण के लिए महान उपलब्धि माना जाता है। जी हाँ, माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक्स को 20th सेंचुरीज की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी तथा मानव समाज के कल्याण के लिए महान उपलब्धि माना जाता है। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ अगेंस्ट तथा बायो का अर्थ लाइफ यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह प्रो लाइफ है, न कि अगेंस्ट लाइफ। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ अगेंस्ट तथा बायो का अर्थ लाइफ यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह प्रो लाइफ है, न कि अगेंस्ट लाइफ। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ अगेंस्ट तथा बायो का अर्थ लाइफ यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह प्रो लाइफ है, न कि अगेंस्ट लाइफ। बताइए एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जी हाँ, एंटीबायोटिक्स वह केमिकल सब्सटेंसेज है जिनका प्रोडक्शन कुछ माइक्रोब्स द्वारा होता है तथा ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड यानी कि धीमा कर देते हैं। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स वह केमिकल सब्सटेंसेज है जिनका प्रोडक्शन कुछ माइक्रोब्स द्वारा होता है तथा ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड यानी कि धीमा कर देते हैं। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स वह केमिकल सब्सटेंसेज है जिनका प्रोडक्शन कुछ माइक्रोब्स द्वारा होता है तथा ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड यानी कि धीमा कर देते हैं। आप कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन से तो परिचित ही हैं।
क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जो कि एक चांस डिस्कवरी थी? बताइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे? तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनवास्ट प्लेट्स पर मोल्ड ग्रो कर रहे हैं, जिसके चारों ओर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनवास्ड प्लेट्स पर मोल्ड ग्रो कर रहे हैं, जिसकी चारों ओर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनवास्ड प्लेट पर मोल्ड ग्रो कर रहे हैं, जिसके चारों ओर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनवास्ड प्लेट पर मोल्ड ग्रो कर रहे हैं, जिसके चारों ओर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पाया कि यह मोल्ड द्वारा प्रोड्यूस्ड केमिकल के कारण हो पा रहा है। बताइए, पेनिसिलिन किसके नाम पर रखा गया? जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनवास्ड प्लेट पर मोल्ड ग्रो कर रहे हैं, जिसके चारों ओर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पाया कि मोल्ड द्वारा प्रोड्यूस्ड केमिकल के कारण यह हो रहा है, तथा मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, जी हाँ, मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। जी हाँ, मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। जी हाँ, मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। जी हाँ, मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। बताइए, पेनिसिलिन को इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में इसके फुल पोटेंशियल को किसने एस्टेब्लिश किया था? जी हाँ, पेनिसिलिन को इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में इसके फुल पोटेंशियल को अर्नस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरी ने एस्टेब्लिश किया था। जी हाँ, पेनिसिलिन को इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में इसके फुल पोटेंशियल को अर्नस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरी ने एस्टेब्लिश किया था। जी हाँ, पेनिसिलिन को इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में इसके फुल पोटेंशियल को अर्नस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरी ने एस्टेब्लिश किया था। वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का व्यापक यूज किया गया। इस खोज के लिए फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी को नोबेल प्राइज मिला। जी हाँ, फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी को 1945 में एंटीबायोटिक फ्लेमिंग की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। जी हाँ, एंटीबायोटिक की खोज के लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को 1945 में नोबेल प्राइज मिला। पेनिसिलिन के बाद दूसरे माइक्रोब्स से और भी एंटीबायोटिक्स को प्यूरिफाई किया गया। एंटीबायोटिक्स ने डेडली डिजीजेज जैसे प्लेग, वूफिंग कॉफ यानी कि काली खांसी, डिप्थेरिया यानी कि गले घोटू और लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग को ट्रीट करने में हमारी क्षमता को बड़े स्तर पर इम्प्रूव किया। इन डिजीज से विश्व में लाखों लोग मरते थे। एंटीबायोटिक्स ने डेडली डिजीजेज जैसे प्लेग, वूफिंग कॉफ यानी कि काली खांसी, डिप्थेरिया यानी कि गले घोटू और लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग को ट्रीट करने में हमारी क्षमता को बड़े स्तर पर इम्प्रूव किया।
इन डिजीज से विश्व में लाखों लोग मरते थे। एंटीबायोटिक्स ने डेडली डिजीजेज जैसे प्लेग, वूफिंग कॉफ यानी कि काली खांसी, डिप्थेरिया यानी कि गले घोटू और लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग को ट्रीट करने में हमारी क्षमता को बड़े स्तर पर इम्प्रूव किया। इन डिजीज से विश्व में लाखों लोग मरते थे। बताइए, काली खांसी किसको कहा जाता है? जी हाँ, whooping cough को काली खांसी कहा जाता है। जी हाँ, whooping cough को काली खांसी कहा जाता है। जी हाँ, whooping cough को काली खांसी कहा जाता है। जी हाँ, whooping cough को काली खांसी कहा जाता है। बताइए, गले घोटू किसको कहा जाता है? जी हाँ, गले घोटू डिप्थेरिया को कहा जाता है। जी हाँ, गले घोटू डिप्थेरिया को कहा जाता है। जी हाँ, गले घोटू डिप्थेरिया को कहा जाता है। जी हाँ, गले घोटू डिप्थेरिया को कहा जाता है। आज हम एंटीबायोटिक्स के बिना संसार की कल्पना नहीं कर सकते हैं।